देखो, जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कह रहा है, उन इनके हिसाब से क्या है, जो कुछ स्कॉलर्स आए बाद में 1950s के बाद, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में वुडरो विल्सन ने उसको आइडेंटिफाई किया। हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक विषय के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन उसको देखा जाए ट्रेडिशनली तो वो हमेशा से रहा है। मतलब जैसे कहा जाए कि कोई शरीर में प्लेटलेट्स पाया जाता है खून में, ये भले ही आप कब पहचाने होंगे अलग बात है, बट जब से शरीर है तब से रहा होगा। आइडेंटिफाई आपने बाद में किया, बहुत सारी चीजें तो बहुत देर में आइडेंटिफाई हुई। भाई न्यूटन से पहले भी तो गुरुत्वाकर्षण था, है ना, बताया तो न्यूटन ने ही। तो कोई भी चीज पाषाण काल में भी तो पृथ्वी गोल ही रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी मतलब चपटी गोल जो भी अंडाकार, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने आइडेंटिफाई बाद में किया, बट इस था ये। तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें जो है, जैसे हृदय तो था ही, हृदय प्रत्यारोपण बाद में सीखा हमने, इसको एक दूसरे में माइक ट्रांसफर भी किया जा सकता। तो ये तो आपकी तकनीकी धीरे धीरे समझ के कारण है। वैसे ही ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखेंगे तो यह पहचाना तो वुडरो विल्सन ने, लेकिन यह मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है, अगर इस धरा पर इंसान रहा है तो प्रशासित किया गया है। चाहे उसके मुखिया ने किया, गांव के मुखिया ने किया, 10-20 लोगों को ऊपर कोई सुपरसीड किया हो, या व्यापारी जीवन रहा हो, घूम टहल के जिंदगी काटने वाला भी रहा हो, चाहे जैसा समाज रहा हो, प्रशासन समाज में सभ्यता जितना ही पुराना है। बस इसको एक विषय के रूप में वुडरो विल्सन ने 1887 में आइडेंटिफाई किया। वहां छोड़ रहे हैं इस कहानी को। 50s के बाद इसमें यह काबिलियत कुवत देखने का प्रयास हुआ कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीज है, क्या अलग है, क्यों? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस कह सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इन दोनों के बेसिक फीचर्स क्या हैं? तो जो स्कॉलर्स हैं, जैसे मान लो एडवर्ड की बात करें, ये जो वार्डनर है, यूएल गोस्वामी की बात करें, तो जब 1952 में सीपीए आया, सीपीए का मतलब यहां पे है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में समझो। ठीक है, ये 1952 में, अगर इसको आप समझना चाहें तो ये फ्रेडरिक्स से समझा जा सकता है। ठीक है ना। और उस समय कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि 50 के दशक में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे, आजाद हो चुके थे, और उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक अच्छी काबिलियत की आवश्यकता थी। क्योंकि कोई भी सरकार कितनी भी हस्ती वाली क्यों ना हो, कितनी भी बढ़िया पॉलिसी मेकर क्यों ना हो, लेकिन अगर एग्जीक्यूटर बेटर काम नहीं करेंगे तो पब्लिक का भला नहीं होने वाला है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रकार से यह जानने का प्रयास हुआ है कि जो हमारा इकोलॉजिकल फिनोमेना है और जो नॉन इकोलॉजिकल जो मॉडल हैं वो क्यों फिट किए जा रहे हैं। अगर हम ब्रिटिश रूल में थे और ब्रिटिशर्स चले गए, तो हम 1950s के टाइम से ब्रिटिशर्स जैसा डेवलपमेंट क्यों चाहते हैं, उनके जैसा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहते हैं, जबकि हमारी उनकी इकोलॉजी का कोई तालमेल ही नहीं है। भाई नीदरलैंड बहुत अच्छा देश हो सकता है, नॉर्वे भी अच्छा देश हो सकता है, फिनलैंड भी हो, जर्मनी हो, जापान हो, कुछ भी उधर का कोई भी, अमेरिका, कनाडा, कुछ भी कह लो,
चलो माना उनके मॉडल एडमिनिस्ट्रेशन के बेटर हैं, लेकिन हमारे लिए खराब हैं। हमारे लिए खराब इसलिए है कि वो हमारी इकोलॉजी में बेटर करें तब तो, समझ गए ना। तो हमारी इकोलॉजी में वो नॉन इकोलॉजिकल हो जाएंगे। तो हमारा इकोसिस्टम था एग्रीकल्चर बेस्ड, और अगर हम इंडस्ट्री को उठा के लाएंगे, हम जो है अर्बनाइजेशन को उठा के लाएंगे, तो भूखे मरेंगे। तो फ्रेडरिक्स ने यही समझाया एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को कि अपनी इकोलॉजी में, अपनी आइडियोलॉजी में आदर्शात्मक मत देखो, आप देखो कि क्या हो सकता है। ठीक है ना। आज भी कंपैरेटिव स्टडी अगर आप सोसाइटी में करके देखें, तो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उसमें आप जाके झांक के देखें, तो जो आभासी दुनिया है, जो वास्तविक दुनिया है के बीच का फर्क आप बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। यही कारण है कि आभासी दुनिया के बीच में आप उलझ गए। जबकि कंपैरेटिव स्टडी ये कहती है कि अगर किसी के घर की आमदनी 2 लाख रुपया महीना है, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बनस्पत उसके जिसका 50,000 है बेहतर होगा। तो आप उसके लिविंग स्टैंडर्ड को अगर आप नकल करते हैं तो ये नॉन इकोलॉजिकल होगा। आपको अपनी कमाई के, अपनी इनकम के दायरे में अपना लिविंग स्टैंडर्ड रखना है। लेकिन चूंकि फेसबुक पर बहुत सारे आइडियाज नहीं आ पाते, आप उसकी मॉडलीकरण करते हैं। जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उससे आम जनता, जो दूसरे लोग हैं, उसको मॉडल के तौर पे देखते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आप मौजूदा समय में क्या कर सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि उनकी आइडियोलॉजी पे चलना। कोई गोवा घूम रहा है तो आप उसके आइडियोलॉजी में क्यों फंसे हैं? कोई मुंबई घूम रहा है, कोई सिंगापुर गया हुआ, कोई दुबई गया हुआ, कोई लंदन घूम रहा है, आप उसकी आइडियोलॉजी में क्यों उलझे हुए हैं? तो यही कंपैरेटिव स्टडी है कि हमें अपनी परिस्थितियों में, अपने इकोसिस्टम में अपनी ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाना है। अगर हमारे घर में आलू बैगन है तो हम बड़े बड़े और आइटम की दूसरों की थाली देखने का क्या फायदा है? हमें तो वही कढ़ाई में उबालना है और पकाना है, खाना है। दैट इज अ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। उसने यह बताया, रिक्स ने, कि आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं तो आप एग्रीकल्चर पे जोर दीजिए। अगर यूरोपीय देश इंडस्ट्रियल है तो वो उनकी मजबूरी है, आप क्यों उसमें परेशान हैं? आप बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी बिल्डिंगें हैं, ऊंची ऊंची शहर हैं, बड़े बड़े उनके दुनिया भर के बवाल हैं, आप कहे परेशान हो यार? आप अपना खेत फेत में काम करके मटर गेहूं उगाओ, काम करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप उन्हीं का नकल करेंगे तो ये तो छोड़ देंगे, वो कर नहीं पाएंगे। लंका ने क्या किया था कि जैविक खेती शुरू किया था। जैविक खेती से क्या हुआ? उसका उत्पादन 50% गिर गया। जैविक खेती आप शुरू कीजिए, लेकिन आप ये भी तो देख लीजिए कि आपका जो मांस है उसकी थाली में भोजन के लिए यूरिया की जरूरत है, पोटास की जरूरत है, आप जा डाल रहे हैं गोबराहवा खाद। तो उसका कुछ लेवल पे धीरे धीरे लेके चलना चाहिए ना। तो पहले फेज 2 फेज 1 ऐसे करना चाहिए। एक तो वहां से ही उसको इकोनॉमी को लॉस हुआ। दूसरे कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि वो टूरिज्म उसका 10% जीडीपी में, जो कोलंबो लंबे लोग घूमने जाते, सब खत्म हो गया। तो एक प्रकार से वो फंस गया। वो हम ग्रीन रिवोल्यूशन जब लाए थे तो हमने पंजाब हरियाणा यानी गंगा यमुना के द्वयाप में जो उत्पादन, और भी जगह था बट गंगा यमुना द्वयाप में जो उत्पादन हमने हरित क्रांति जो किया, और अगर आज हम एग्रीकल्चर बेस्ड अपने इंस्ट्रूमेंटल नहीं होते तो क्या 1 अरब 40 करोड़ लोगों के लिए आज भी भोजन मिलता है? 60s के टाइम में नेहरू के सामने तो सबको भोजन देने की भी चुनौती थी ना। कम से कम मोदी जी के सामने ये चुनौती तो नहीं है, क्योंकि उत्पादन होता है। भले ही हमारी थाली में पेस्टिसाइड आ रहा है, मुझे मालूम है पेस्टिसाइड आ रहा है, यूरिया आ रहा है, पोटास आ रहा है, सभी थोड़ी ना जैविक खेती हो रही है या हो रहा है ऐसा।
आप जाएंगे सिक्किम पहला स्टेट है जहां 100% है, लेकिन छोटे छोटे जगहों पे तो ट्राई कर सकते हैं। अब जहां इतना बड़ा पॉपुलेशन है वहां जैविक करेंगे तो कितना मिलेगा उत्पादन, खाली पेट रह जाएगा। तो कंपैरेटिव स्टडी ये बताता है कि जो वर्तमान में है वो क्या सोचते हैं, न कि ऐसा होना चाहिए। लंदन जैसे शहर होने चाहिए, काहे होने चाहिए लंदन जैसे, लंदन मुबारक हो जाए अपने चूल्हे भाड़ में, हमको क्या लेना देना उससे। हम तो गांव के आदमी हैं, खेत खलियान में काम करेंगे, मेड़े डांड के बीच आएंगे जाएंगे, कच्चे पक्के मकान में रहेंगे, नीम के पेड़ के नीचे सोएंगे, तुमको क्या दिक्कत है यार। दैट इज ए कंपैरेटिव स्टडी। ये इकोसिस्टम है, अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। सोशल मीडिया में आज खास तौर से मिडिल क्लास इसका उल्लंघन करने पर आमादा है, इसलिए चौतरफा कर्ज में है और फ्रस्ट्रेशन में है। इकोसिस्टम का उल्लंघन करके यानी आभासी दुनिया में जाकर के आप वास्तविक दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। तो हमने क्या किया 1952 में कंपैरेटिव, और 1954 में डीप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे जिसको हमने पहले भी बताया होगा, यूएल गोस्वामी साहब, उनका कंसेप्ट आप देखें, फिर यहाँ एडवर्ड वाइडनर को देखें, ऐसे आपको कुछ लोग मिलेंगे। ठीक है, ये ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे भिन्न है। ट्रेडिशनल बोले तो एक तरफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए, हालांकि इतना ट्रेडिशनल वो भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ा भाई अगर एक साल भी बड़ा हो तो बड़ा ही कहलाता है। वैसे ही ये 1887 का है ना, ये 1887 का है। और डेवलपमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये 1954 का है। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक फिनोमेना है वो क्या है। ठीक है, तो क्या तो वो क्या 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 कह रहा है, जो स्कॉलर्स हैं जैसे एडवर्ड वगैरह की बात करें, तो जो कंसेप्चुअलाइज फॉर्म में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद अ डिफरेंस। कैसे, लिखो स्टेड दैट, उन्होंने कहा कि दैट बोथ डिफर फॉर ईच अदर इन वेरियस रेस्पेक्ट्स। उनका मानना है इन लोगों का कि कुछ इसके विभिन्न प्रकार पहलू हैं जहां पर यह डिफरेंस रखता है। ठीक है, हर्षिता समझ में आ रहा है ना बेटा, कनिका समझने में कोई गलती मत करना, यही सब लिखना होता है एग्जाम में। एग्जामिनर को जितना खूबसूरती से आप अपना ओरिएंटेशन दे पाएंगे आपको सिलेक्शन कर देगा वो, उसको कोई परेशानी नहीं। एग्जामिनर को परेशानी होती है, हाँ गुड, एग्जामिनर को परेशानी होती है जब आप बात बताते नहीं है तो नंबर नहीं देगा। दीज डिफरेंसेस आर समराइज्ड इन द टेबल बिलो। आप भी ऐसे लिख देना कि हमने कुछ को समराइज कर दिया इस टेबल, ऐसे टेबल बना देना वहां पे। अब एक तरफ क्या करो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, एक तरफ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन लिखो। जैसे हमने यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, तो चाहो अब चूंकि हमने इंडिकेट कर दिया है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ट्रेडिशनल के तौर पे उसको करिए, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं और अच्छा लगेगा, ये ट्रेडिशनल कर दीजिए, और यहां पर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसको जो चीज यहां लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2, उसी को आप यहां एक प्रकार से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो लिख बेटा, पहले में लिखो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में लिखो इट इज ए चेंज ओरिएंटेड, बहुत छोटा छोटा आइटम है, और इसको आप अपने, हम तो साधारण तरीके से आपको लिखा दे रहे हैं, आप इसको विलक्षण तरीके से प्रस्तुत कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये आप अपनी अपनी कुवत के हिसाब से इसको
प्रस्तुत कर दीजिएगा। इट इज अ चेंज ओरिएंटेड, और दूसरे में लिखें इट इज ए स्टेटस क्यू ओरिएंटेड, क्यू यू ओ ओरिएंटेड, क्यू ओरिएंटेड। दूसरा लिखिए इट इज ए डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बच्चा डायनेमिक। अब जैसे तुमको इस फॉर्म में बताना ना, तो जैसे माना डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप इस तरीके से भी बता सकते, ऐसे ऐसे करके बता देना अपना। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहो तो ऐसे 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 करके लिख दो, 5-7 जो भी प्रकार हैं यहाँ यहाँ यहाँ, थोड़ा सा कम जगह में अपनी बार बार बातें कह के छुट्टी करो, थोड़ा सा एग्जामिनर को समझना आसान हो जाएगा। इट इज हायरार्किकल एंड रिजिड। आपको मैंने बताया होगा कि सरकारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सरकारी प्रशासन बहुत हायरार्की में होता है, और ये रिजिड होता है क्योंकि नियमों से टस से मस नहीं होता है। ये काम हो ना हो, नियम नहीं टूटने चाहिए, है ना। तीसरा है इट इज एम्फसाइज ऑन इफेक्टिवनेस अ गोल अचीवमेंट। गोल के बाद डैश लगा के अचीवमेंट लिखना, ठीक है। अ गोल अचीवमेंट, एम्फसाइज ऑन इफेक्टिवनेस इन गोल अचीवमेंट, वहां लिखो इट एम्फसाइज ऑन इकोनॉमी एंड इफिशियंसी। हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी का मतलब यहां पर मितव्ययिता है, मितव्ययिता और दक्षता। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या देखता है, मितव्ययिता और दक्षता की बात करता है, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। अब गोल को अचीव करने में अगर आप इकोनॉमी आड़े आ रही, यानी मितव्ययिता आड़े आ रही है, तो उसको, उस सिद्धांत को थोड़ा आगे बढ़ा सकता है, फांद सकता है। जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसको हिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, तो हिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है इस नाते थोड़ी ना आईएएस की तैयारी छोड़ देगा, आगे पढ़ेगा एक साल में और फिर से। मितव्ययिता क्या होता, मितव्ययिता होता है इकोनॉमी, सस्ता बेटा, सस्ते तरीके से काम करने को इकोनॉमी बोलते हैं, और सस्ता हो और अच्छा हो, दक्ष हो, इफिशियंसी। जैसे आप 50 रुपए में अच्छा खाना खा लीजिए तो ये आपकी दक्षता भी तो है ना भाई। पैसा खर्च करके ज्यादा तो सब विकास कर लेंगे, कम ज्यादा, कम पैसे में कैसे काम करें, इफिशियंसी के तौर पर। जो गरीब लोग हैं जिनके पास लाइब्रेरी पैसा नहीं है, किताब कॉपी का कई दिक्कतें रही हैं, आगे बढ़े हैं, तो वो मितव्ययिता और दक्षता से तो आगे बढ़े हैं। कहां नहीं खर्च करना है, अरे भाई आप कॉलेज गए, मितव्ययिता दक्षता का एक छोटा सा घरेलू उदाहरण बताते हैं। आप कॉलेज गए, ठीक है, सब लोग अपने घर से 100 रुपया ले आते हैं कि ब्रेक में हम कुछ खाएंगे, कुछ भी पिज्जा बर्गर जिसका जैसे आजकल जो चल रहा है। और आपने क्या किया, सवेरे जो सब्जी रोटी आप खाए थे, है ना, वही सब्जी रोटी, 2 रोटी और सब्जी अपने डब्बे में डाल के अपने झोले में रखे हुए हैं, और दोपहर का ब्रेक हुआ, आपने वही रोटी सब्जी निकाला, खाया और जाके 2 गिलास पानी पिया, ओवर हो गया, काम हो गया। और बाकी जो थे वो 100-150 रुपया कहीं इस दुकान कहीं उस दुकान, तो टाइम और पैसा दोनों खर्च कर रहा है, जबकि अचीव उतना ही कर रहे हैं। भाई आपको भूख शांत करना था, भोजन होना चाहिए था, तो आपने 2 रोटी और सब्जी में उससे ज्यादा हाइजीनिक और इफिशिएंट तरीके से और कम पैसे में आपने काम कर लिया। दैट इज इफिशियंसी एंड इकोनॉमी। और वो लोग क्या किया, इस दुकान उस दुकान घूम रहा है और 100-150 रुपया भी खराब कर दिया। तो यहां ना दक्षता है नहीं,
और रही बात गोल अचीवमेंट की, तो अब ये सब चीजें तो हमने पहले भी बताया है। अब जैसे कोई लड़का पैदल जाता है, साइकिल से जाता है आईएएस का प्री देने, है ना, अब इसमें ये मितव्ययिता दक्षता दोनों है और अचीव भी कर सकता है। तो यह हमेशा पब्लिक ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इकोनॉमी की बात करता, क्यों पैसा ही नहीं था ना। नहीं समझे? घर में देखे होंगे कि बचपन में हम लोगों को भी ये सीख दिया गया होगा कि यार कम खर्चा किया करो। क्या समझे? अभी 5 रुपया आप मांगे होंगे, फिर 2 दिन के बाद फिर मांगे होंगे, तो कहेंगे यार बहुत खर्चा कर रहे हो तुम, कम खर्चा किया करो, क्या ऐसा काम करते हो। तो वो मितव्ययिता था। पेन जो होता है 10 रुपए की भी पेन आती है, यही पेन 5 रुपए की भी आती है, यही 30-40 रुपए की भी आती है, 150 रुपए की भी आती है। तो जो व्यक्ति इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वाइबल नहीं है, वो हो सकता है 5-10 रुपए वाली पेन लेता हो। यही कॉपी में जाएंगे तो पेज उतना ही रहता है, लेकिन उसमें कुछ कॉपी के ढंग में कोई अंतर होने के कारण थोड़ा सस्ता और हाँ कम हो रहा है, तो हो सकता है वो सस्ता लेता हो और लिखता पढ़ता उतना ही हो, तो वो वो उसका मितव्ययिता हो गया। ठीक है, समझ गए हैं बात को, तो आगे लिखिए। इट इज ऑब्जेक्टिव आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल अचीवमेंट, उसमें लिखिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। सर मतलब कि डेवलपमेंट एड में ज्यादा पैसे भी लगते हैं, पर इफेक्टिव काम होना चाहिए और गोल अचीव होना। ट्रेडिशनल में बजट, हाँ ठीक है। हाँ, ट्रेडिशनल ये देखता है बेटा कि आप कम खर्चे में आप काम कर रहे हैं कि नहीं, आप सस्ते तरीके से काम करें और इफिशियंसी की ज्यादा जरूरत है। हालांकि इफिशियंसी तो डेवलपमेंट में भी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट जो है ना थोड़े से, जैसे हमने बताया कि वो चेंज ओरिएंटेशन लेके चलता है, वो क्यों ओरिएंटेशन लेके चलता है। तो दोनों का बेसिक फेनोमेना ये है कि एक को गोल की चिंता रहती है और एक को इकोनॉमी की चिंता रहती है। जैसे कम पैसे वाला व्यक्ति जो है, जब परेड ग्राउंड पे टेम्पो में बैठेगा तो किराया पूछता है। किराया पूछने का मतलब उसे अपने पैसे की चिंता है। और एक व्यक्ति आता है बिना पूछे उसके टेम्पो में बैठ जाता है या ऑटो में बैठ के कहता है कि चलो प्रेम नगर, तो उसको वहां पहुंचने की जल्दी है, पैसा उतना मायने नहीं रखता है। तो ये डेवलपमेंट कुछ इसी तरीके का है। अगर उसमें 150 रुपया 200 रुपया ले लिया तब भी वो मेंटली मेकअप है, क्योंकि उसको गोल पे। और जो पूछ के किराया बैठ रहा, 4 टेम्पो में पूछ रहा है कि कहीं सस्ता मिल जाए, वो सब मिथ्य है। रेलवे स्टेशन पे कभी आप ट्रेन से आए होंगे, बहुत सारे ऑटो वहां पे खड़े रहते हैं और आप जब वहां ऑटो से कहते हैं कि हमको अपने घर के लिए कोई जहाँ जगह है कि सर्वे चौक चलो, या मुझे राजपुर रोड जाना है, या मुझे इंद्रप्रस्थ जाना है, या ऐसे कुछ भी आपने बोला, तो बोलेगा 200 लगेगा, 250 लगेगा, 150 लगेगा, जैसा बोले हो। तो आप ट्रेडिशनली अगर आप देखें, ट्रेडिशनली तो आप सोचेंगे यार पिछले बार मम्मी आई थी तो 150 रुपये दिया था, ये 250 रुपये कह रहा है। तो ट्रेडिशनली देखेंगे तो हम इकोनॉमी होते हैं, है ना। जैसे हम टमाटर लेने जाते हैं तो थोड़े ट्रेडिशनली होते हैं, यार 60 रुपये किलो दे रहा, अभी 10 दिन पहले तो ये 85 रुपये में था। ये ट्रेडिशनली है थिंकिंग हमारी, वो मितव्ययिता की तरफ ही ले जाएगी। तो हम उससे कहेंगे नहीं भैया बहुत ज्यादा है, आप 150 रुपया लीजिए। वो बोलेगा नहीं नहीं अब तो पेट्रोल वट्रोल का रेट तो बढ़ गया, बहुत मुश्किल है। तो आपने बार्गेनिंग करके उसको 200 रुपये में तय किया, तो 200 रुपये में तय किया, ये आप मितव्ययिता, उसमें से जो मितव्ययी हो, जैसे आप बार्गेनिंग जाते हैं कपड़े की दुकान पे, मितव्ययी तो होते हैं आप नहीं चाहते कि ज्यादा पैसा दें हम, इसको बोलते हैं मितव्ययिता। हमारे पास कोचिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो जो जानते समझते हैं
है ना। जानने समझने का मतलब ये हुआ कि जो कोचिंग को पहले से जानते हैं, हमें जानते हैं, तो कई चीजों को वो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। जैसे फीस कम कर लीजिए सर, ऐसा वैसा नहीं है सर। टाइम क्या, वो देखेंगे कि बच्चे का टाइमिंग, मतलब कॉलेज वॉलेज में पढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हो पा रहा है कि नहीं, और ऐसा वैसा जो भी समीकरण है वो समझ करके उसको कहेंगे सर कर दीजिए एडमिशन इसका। और पूछेंगे सर, बाद में पूछेंगे सर इसकी फीस क्या हुई। वो अचीवर फैक्टर के हैं। यहां पर अगर डिफरेंस करें तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो, उनके लिए फीस उतना बड़ा एजेंडा नहीं है जितना कि उनका अचीवमेंट एजेंडा है। और जो लोग आते हैं या फोन ही करते हैं, सीधे आते हैं, कभी तो पूछते सर अब फीस कितनी है, मैं समझ जाता हूं कि उनको पढ़ाई जो है ना सस्ती दे दी जाए तो पढ़ लेंगे, वो पूछ ही रहे हैं इसीलिए। तो जो कोचिंग सेंटर सस्ती पढ़ाई देते हैं उधर वो चले जाते हैं, चाहे गोल अचीव ना ही क्यों ना हो। क्योंकि आप जोर किस पे दे रहे हैं, इकोनॉमी एंड इफिशियंसी पे, गोल पे तो जोर ही नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं इस दीवार को धक्का दूं और ये दीवार गिरे ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस दीवार पे धक्का देने पे जोर दे रही है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसको गिराने पे जोर दे रही है। तो ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कौन हुआ, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पूरा ध्यान रहता है कम पैसा लगे, कम। अब काम हो नहीं रहा है, अब आपका कम पैसा भी लग के क्या होगा। बहुत सारे जैसे प्रतियोगी होते हैं, मैं एग्जांपल दे ही रहा हूं, वो जैसे एग्जांपल ऐसे समझिए, कई कहेंगे अरे सिविल सर्विसेज तो बहुत कठिन है, इसमें तो 2 साल तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। मान लिया कोई ग्रेजुएट है, उसके बाद की बात बता रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए तो आगे भी रहता है मौका, 2 साल तो चाहिए ही चाहिए। तो वो 2 साल का जो टर्नओवर होता है वो लगता है कि उनकी इफिशियंसी का, उनकी इकोनॉमी का, मतलब उनका जो इकोनॉमी वाले हैं ना, 2 साल भाई समय भी कम खर्च करेंगे ना। नहीं समझे सर, प्रशासनिक, साइमन ने क्या कहा है कि प्रशासनिक मानव के पास समय और संसाधन दोनों सीमित होते हैं, यानी उसको कम समय में काम करना है, कम संसाधन में काम करना है। वो तो मितव्ययी ही तरीका है, इफिशियंसी ही एक तरीका है। जब सब्जी में कहते ना कि ज्यादा लोग हों और क्वांटिटी कम हो सब्जी को, तो मितव्ययिता यही कहती है कि उसमें पानी मिलाओ, रसेदार सब्जी बना दो। दही, पूरी तरह दही अगर घट रही हो तो उसमें 2 बाल्टी पानी मिलाकर मट्ठा बना दो। इफिशियंसी ये कह रही है, लेकिन आपसे ये नहीं कह रही है कि और दही लाओ और सब्जी लाओ, क्योंकि यह इकोनॉमी नहीं है, ये डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। उसी में पानी मिलाकर करेगा, दैट इज इफिशियंसी, ये काम करेगा वो। तो विद्यार्थी जो सोचता है कि 2 साल प्रिपरेशन में सिविल सर्विसेज में जब आता है तो वो सोचता है यार 2 साल लगेंगे, तो उसमें वो, जैसे कोई कहेगा कि सर 5-6 महीने में नहीं हो सकता है, वह मतलब जो कोर्स है वो 5-6 महीने में नहीं हो सकता है। हमने कहा 5-6 महीने में करोगे कैसे, एग्जाम ही नहीं होता तुम्हारा 5-6 महीने में। 1 साल तो यार कम से कम एग्जाम का प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस में भी उलझोगे तब भी 1 साल लगेंगे। अब प्रोसेस से पहले अगर पढ़ोगे नहीं तो प्रोसेस में बने कैसे रहोगे। तो 1-8 साल से पढ़ो, 1-8 साल प्रोसेस में निकलता है, प्रोसेस के बीच में गैप होते हैं, पढ़ो उसको। फरवरी में वैकेंसी आई, 25 मई को पेपर है, यहां पढ़ो, इसके पहले पढ़े ही हो। फिर मई में प्री दिया, सितंबर में मेंस है, इसको पढ़ो। फिर मेंस के बाद इंटरव्यू, कॉपी उपी जब रिजल्ट आएगा तब, तो पढ़ाई तो चलती रहेगी। तो 2 साल तो चाहिए कम से कम। तो फिर वो, अगर उसको लगता है कि इकोनॉमी नहीं है, जैसे देहरादून में हम 2 साल नहीं रह सकते,
5,000 8,000 किराए का मकान नहीं ले सकते, ये हम झेल नहीं सकते, तो वो क्विट कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा। लेकिन जो अचीवर टाइप का है वो उसमें बना रहेगा। तो जो विद्यार्थी रास्ते में देखोगे क्लास के बीच से ही कोचिंग छोड़ देते हैं, आप समझे ना, कोचिंग जो छोड़ते हैं वो क्या होते हैं, ट्रेडिशनल से एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, और जो कोचिंग में बने रहते हैं वो डेवलपमेंट से एडमिनिस्ट्रेट होते हैं। उनको शुरू में योजना बनाकर कुछ गुंजाइशें इकट्ठी कर लें, 2 महीने 3 महीने के बाद उनको लगा कि किताब पे ज्यादा पैसे, 500-600 की किताबें आती हैं, 7-8 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ता है, सवेरे उठ के कोचिंग में जाना पड़ता है, और फिर एक इंस्टॉलमेंट फीस दी है, अभी दूसरी देना है 1-2 महीने में। ये जो उनके अंदर एक कह सकते हैं प्रॉब्लम चलती है ना, उसके लिए उसमें कटौती चाहते हैं वो। तो कटौती का एक तरीका है, कोचिंग को छोड़ दिया जाए, कोचिंग क्लास यानी कोचिंग से हट जाया जाए। कोचिंग से हटने का फायदा क्या होता है, एक तो कोचिंग में सुबह आने का काम बंद हो गया, पहला फायदा। तो ये उनकी मितव्ययिता का हिस्सा हो गया, यही दक्षता थी उनकी, हट गए तो अपने को उन्होंने दक्ष बनाया। क्या कि जो टाइम हम 7 बजे जाके देते थे वहां से हमने बचत कर लिया टाइम को, मितव्ययी हो गए। उसके बाद उन्होंने 7-8 घंटा पढ़ते, उसमें भी बेईमानी किए होंगे, अब क्योंकि जब सो रहे होंगे तब, जब पढ़ते थे तो पढ़े ही नहीं, जब खाली पीली है तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतनी मेच्योरिटी नहीं है। अब जो इकोनॉमी की किताब हमने दत्ता सुंदरम मिश्रा पुरी वट एवर किसी का बताया, अब वो किताब लेते लेते चले गए तो लेंगे नहीं, वहां भी 500-700 रुपया बच जाएगा, है ना। जो अगली किस्त देनी थी फीस की वो भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको लगेगा हम जाते ही नहीं है तो जरूरत क्या है देने की। और लॉजिकल भी है भाई, वो तो है ही, जब आप पढ़ते नहीं तो क्यों देंगे, चले गए आप, ठीक है। लेकिन आपने इकोनॉमी और एफिशिएंसी का तो यहां एक ट्रेडिशनली आपने परिचय दिया, लेकिन गोल अचीव हुआ, इफेक्टिवनेस आया, डेवलपमेंट हुआ। अब आपने क्या किया, सोने के कार्य में और लग गए, जो किताब आपकी टेबल पे होनी चाहिए वो किताब की दुकानदार के यहां ही रह गई। लेकिन आप देखेंगे तो इकोनॉमी नहीं है, यह चीज इकोनॉमी नहीं है। क्यों इकोनॉमी नहीं है भाई, अगर आपने सड़क कमजोर बना दी है ना, और 4 दिन में उधड़ गई, आपने सोचा आपने सस्ती सड़क बना दी, 4 दिन में उधड़ गई, तो अगली बार जब फिर उसको बनाएंगे तो आप एक बार में जो डेवलपमेंट का काज करते उसकी तुलना में वो हो सकता है ज्यादा खर्चीला हो जाए। तो ये क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ, अब उनकी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच थी स्टडी की वो कहीं ना कहीं डैमेज हो गई, अगर वो इमेच्योर है तो। क्योंकि जनरली हम जितना सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कोई 2 बार इंटरव्यू दे के आया है, कोई 3 बार इंटरव्यू। अब हमारे यहाँ एक लड़का है हमारे यहाँ जो देता है मेंस, जो यूकेपीसीएस में मेंस राइटिंग में है, वो 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो वो बोला कि सर हम लिखने उखने में तो ठीक ही लिख रहे हैं, थोड़ा हिंदी और उत्तराखंड वाले में हमारा जोर दे दीजिएगा, बाकी चीज हम सर आपको संतुष्ट किए रहेंगे, है ना। और अभी वो फिर मेंस लिख रहा है, अभी इस समय मेंस चल रहा है, वही तो हमको पेपर भेजता है, ठीक। तो जो सिंप्लीफिकेशन हुआ इकोनॉमी और इफिशियंसी से, वो घर में रहे। लेकिन आप जरा गौर करके देखेंगे, सब कुछ आप इनको छोड़ दीजिए, किताब का पैसा, कोचिंग का फीस और समय जो आते थे कोचिंग में छोड़ दीजिए, 3 चीजों को। तो आप गौर कीजिएगा, सुबह शाम चाहे आप कुछ करें ना करें, कैलोरी उतना ही जुटाते हैं। आप पहले पढ़ते थे तब भी उतनी ही कैलोरी में काम चलाते थे, अब नहीं पढ़ते तब भी उतनी ही कैलोरी लेते हैं। घर का पानी उतना ही खराब करते हैं, घर की बिजली उतनी ही इस्तेमाल करते हैं, एसी या जो भी XYZ पंखा है सब कुछ आप चलाते ही हैं,
चाहे पढ़ते हो, चाहे कमरे में खाली बैठे हो, चाहे पढ़ रहे हो, पंखा तो चलाते ही है, तो बिल तो आ रहा है। तो पढ़ के बिल आएगा तो क्या होगा, तब इकोनॉमी होगा कि खाली पीली बैठेंगे तब इकोनॉमी होगा? हाँ, पढ़ के बैठे, जैसे इसी क्लासरूम में पंखा दिन भर हम छोड़ दें चलाते हुए, तब इकोनॉमी हो। क्लास के टाइम में इकोनॉमी हुआ, क्योंकि अब पंखा चल रहा है तो इसका हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसका कन्वर्जन भी कर रहे हैं। ठीक। अब आप बाजार में जाते हैं तो आप बाजार में जो आलू टमाटर खरीदते हैं, आप 1.5 घंटे टाइम खराब करते हैं। पहले पढ़ाई के प्रेशर में आधा घंटा ही टाइम लगाते थे। आप कहाँ से इकोनॉमी है? अब आप मॉल में जाते हैं तो पहले आपको हफ्ते में 10 दिन में मॉल जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि आपको परीक्षा के दिमाग में रहता था। अब आप हफ्ते में मॉल जाते तो आप कहाँ इकोनॉमी है? हमें लगता है कि जो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, दिमाग से तो इकोनॉमी होना चाहता था, लेकिन असल में चाहता वो भी डेवलपमेंट ही था। लेकिन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इफिशियंसी और इकोनॉमी को में इकोनॉमी के बजाय अचीवर, गोल ओरिएंटेड और डेवलपमेंट प्रोसेस में जाना चाहता था। हर व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, चाहता डेवलपमेंट है, लेकिन वो सोचता है कि हम कम पैसे में करें। इसीलिए कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, इसीलिए कहा गया है ये। तो वह कोई फायदे की चीज नहीं। हम तो बहुत सारे बच्चे विद्यार्थियों को जानते हैं जो 5 साल पहले कोचिंग के लिए आए थे, अभी तक कोचिंग नहीं लिए, लेकिन कुछ नहीं करते। आप कभी कोई दिमाग में ये डाले कभी भी, करे यार ये कोर्स करने में या ये तैयारी करने में इतना टाइम लगता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने टाइम का क्या करेंगे। घर में बैठे हुए शाम हो जाएगी, सुबह जगेंगे और शाम हो जाएगी, और आप इसको रोक नहीं सकते। तो कोई कोर्स चाहे 3 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, 4 साल का हो, क्या करना है? हम करें ना करें, वक्त तो जा रहा है, तो करके वक्त बिता दें, क्या फर्क है? करके वक्त बिताना, ये इकोनॉमी और एफिशिएंसी है। बैठे बिठाए हवा में हवा खाना, ये हवाबाजी है। आगे लिखो, क्या लिखा? इट इज ऑब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल। इट इज ऑब्जेक्टिव और सिंपल। ट्रेडिशनल में लिखो दैट इज ए सिंपल रहता है ये एक। इट इज ऑब्जेक्टिव आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल, और उसमें लिखो इट इज ऑब्जेक्टिव आर सिंपल। एक काम करो, ये जितेंद्र आया होगा, उसको बोलो कि सर ने तुमको 2 पेपर मेल किए होंगे, प्रिंट निकाल के भेज दो। अभी 8 बजे उसको थोड़ा बात करनी है उस पर। उसके मेल पे भेजा हूं, उसी के। ठीक है, समझ में आया बेटा? कि अगर इट इज ऑब्जेक्टिव आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल, एक प्रकार से ये मल्टीपल होता है, मल्टीपल गोल ओरिएंटेड होता है। और वो क्या होता है? सिंपल गोल ओरिएंटेड। सिंपल क्या होता है? सड़क बना दो, पानी बांट दो, फलाना कर दो। अब नल का पाइप आप बिछाए, उसी में पानी डालते रहो। सड़क बनी हुई है, उसी को आप चौड़ी कम ज्यादा टूट फूट मेंटेन करते रहो, है ना? और डेवलपमेंट टास्क में इसीलिए आपने देखो कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ये हाईवे बना, वो हाईवे बना, आप उसको डेवलपमेंट का प्रतीक मानते हैं, है ना? तो वह क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल। जैसे कहा जाए, पहले जम्मू तक जाती थी गाड़ी, अब वो कटरा तक जाती है, जो वैष्णो देवी जाते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स रास्ता था, उसको थोड़ा सा आपने डेवलप तो किया है, लेकिन जितने भी बुनियादी ढांचे हैं ना बच्चा, वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, वो डेवलपमेंट लगते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली देखेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के ही पार्ट होते हैं। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन तो है। आगे लिखो, इट इज कंसर्न्ड विथ न्यू टास्क। डेवलपमेंट में लिखो इट इज कंसर्न विद न्यू टास्क। उसमें लिखो इट इज कंसर्न विद रूटीन ऑपरेशंस। बताया ना, पानी देता रहेगा, बिजली देता रहेगा, दैट इज रूटीन वर्क। ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट लिखो,
इट बिलीव्स इन डिसेंट्रलाइजेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करता है, उसके उलट कर दो, इट बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन। इट बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन। इट रियलाइज हैवली ऑन प्लानिंग। इट रियलाइज, डेवलपमेंट में लिखो, इट रियलाइज हैवली ऑन प्लानिंग, और इट लिखो उसमें, इट डज नॉट रिलाई अ मच ऑन प्लानिंग, अ मच ऑन प्लानिंग। आगे लिखो नेक्स्ट, इट इज ए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटिव और इनोवेटिव। अब आप इसके उल्टा भी थोड़ा थोड़ा जानने लगोगे ना, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को कर दोगे उसको। इट इज अ रिसिस्ट्स, इट इज अ रिसिस्ट्स, RESISTS, रिसिस्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये ट्रेडिशनल के लिए था। रिजिड्स होना चाहिए क्या? हाँ हाँ, रिजिड्स होना चाहिए ना। रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब हाँ एक जगह बना रहना ऐसे। आगे इधर उधर नहीं, ज्यादा सोचो मत। सरकारी दफ्तर में देखे होंगे ना बेटा, जिसमें जो ढल जाता सिस्टम बदलता नहीं, सोचता है देहरादून पोस्टिंग है यही रहो जिंदगी भर। अब उसके बोले पिथौरागढ़ जाओ, बोले नहीं जाएंगे। इनोवेशन नहीं चाहता, क्रिएशन नहीं चाहता कि नई जगह जाएंगे, नए लोग मिलेंगे, ऐसा फीलिंग नहीं रखता है। वो सेट हो जाता है उसी में, इसीलिए काम नहीं होता। 9th वाला लिखो, इट प्रैक्टिस या प्रैक्टिसेस डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव style of administration. It is a practices democratic and participative style of administration. इसमें लिखो, it practices authoritative and directive style of administration. डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और लिखो बेटा, 2-3 ढोल लिखा देते हैं, छक छक के हो जाएगा। इट्स स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इज वेरी वाइड। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इट्स स्कोप ऑफ ऑपरेशंस इज वेरी वाइड। उसमें लिखो, इट स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड। ट्रेडिशनल में लिमिटेड होगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बच्चा जो स्कोप होता है वो वाइड पाओगे। इसमें जो स्कोप होगा वो तुम नैरो पाओगे, है ना। लिख लो, लिमिटेड, है ना। मैंने बताया भी था क्या कि साइमन का मानव क्या है? साइमन का मानव है एडमिनिस्ट्रेटिव मानव, प्रशासनिक मानव, ह्यूमन। ये क्या करता है बेटा? ये करेगा रिसोर्स और टाइम, पैसा टाइम ही कर दीजिए क्योंकि यहां रिसोर्स लिख दिया हूं। रिसोर्स और टाइम इसके पास लिमिटेड में गोल अचीव करना चाहता है ये। रिसोर्स पैसे से आ जाएगा, है ना। तो ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कोई भी चीज ऑपरेट करेगा तो लिमिटेड होगा,
और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, वाइड रहेगा। एक प्रकार से इसको नैरो बोल दें तो ठीक भी रहेगा। और यह लिमिटेड हो गया और ये वाइड हो जाता, तो संभावनाएं इसमें ज्यादा होती हैं। लेकिन ये आता है बाद में। असल में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाद का विषय होता है, क्योंकि शुरू में आदमी अपने बेसिक जरूरतों के लिए ही संघर्ष करता रहता है। जिस चाकू से सब्जी काटता है उसी चाकू को पेचकस भी बना लेता है पेच खोलने के लिए। पेचकस बाद में लाता है वो, कैंची उची बाद में खरीदता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर हो रहे हैं तो आप डेवलपमेंट की ओर हैं। पहले एक टीवी में पूरा गांव देखता था, महाभारत रामायण के टाइम में किसी के यहाँ एक टीवी था तो नीम के पेड़ के नीचे पूरा मोहल्ला इकट्ठा था। दैट इज ट्रेडिशनल, क्योंकि वहां मितव्ययिता और दक्षता। इतने पैसे नहीं थे कि हर गांव का आदमी टीवी खरीद सके। 90s की टाइम में धीरे धीरे क्या हुआ, किसी के घर में दरोगा बन गया कोई, किसी के घर में कोई लेक्चरर बन गया, किसी के घर में कोई कलेक्टर बन गया, आईपीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। तो उसकी जो आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ी, आर्थिक सुदृढ़ता से क्या हुआ, उसके अंदर अब विकास की बात होगी। तो अब घर घर में टीवी नहीं होगा, घर के अंदर भी अपने कमरे में अलग से टीवी होगा। आज के टाइम में अगर रामायण महाभारत आता होता, पहली बार जैसे आया था, जमाने पहले रामायण महाभारत जो चलता था, अगर अब आ रहा होता तो सड़कों पे जो मोहल्ले में जो एक भीड़ दिखती है एक जगह पे, कहीं आटा की चक्की है वहीं टीवी लगी है, वहीं 100 लोग इकट्ठे हैं। कहीं किसी बाजार में टीवी लगी है, वहीं पता चला 100-200 लोग झांक झांक के टीवी देख रहे हैं। ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलती है ना, समझ गया ना। और सड़कों पे कर्फ्यू भी नहीं लगता, कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो बाद में देख लेते आकर अपना काम करके, क्योंकि उस टाइम ऐसी सुविधा नहीं थी कि महाभारत छूट गया तो अब दोबारा कैसे देखेंगे। तो इसलिए सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता था, सारे लोग उस टाइम सब टीवी ही देखते थे। लेकिन अब अगर ऐसे आज की तारीख में होता तो आप क्लास कर रहे होते, कोई ये कर रहा होता, कोई वो कर रहा, सब काम कर रहे होते, वो बाद में देख लेंगे। ठीक हो गया। लिखो, इट हैज टेम्पोरल डायमेंशन। इट हैज टेम्पोरल डायमेंशन। इसमें लिखो, इट हैज नो टाइम ओरिएंटेशन। टाइम ओरिएंटेशन। और एक लास्ट में लिखो, इट इज अ आउटवर्ड लुकिंग। उसको उल्टा इनवर्ड कर दो, आउटवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग। समझ में आ गया है? कुछ समझ में आया बच्चा? ये कुछ तो आया ही होगा, है ना। तो ट्रेडिशनल और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ये बेसिक जो है डिफरेंस